नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। वहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। शहीद होने वाले अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो वहां के एक इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तभी आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। एक रोज पहले राजौरी में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए थे। अनंतनाग और राजौरी दोनों जगह आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी हैं और राजौरी में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहां बाकी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 ऑफिसरों को खोया गया है और 2 उसमें आर्मी के ऑफिसर हैं, 1 पुलिस का ऑफिसर है, लेकिन ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में, यहाँ पे हम इस वक्त हैं, ये कुकरना का एरिया है, जो स्पॉट से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त खड़ा हैं और यहाँ पर ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली, आर्मी और पुलिस यहाँ पे पहुंची और उसके बाद मिलिटेंटों ने गात लगाकर हमला किया, जिसमें तीनों फौज के 2 अफसर और पुलिस का 1 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बाद में वो जख्म की ताब ना लाकर चल बसे हैं। और अभी पुलिस के जो ऑफिसर हैं, डीएसपी, उनकी बॉडी जो है रिट्रीव कर दी गई है और ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर पहुंची कि फौज के 2 ऑफिसर और पुलिस का 1 ऑफिसर जख्मी हो गया है, तो उसके बाद जीओसी यहाँ पे खुद आए, डीजीपी खुद आए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो सीआरपीएफ हैं वो यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन को बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। जो इर्द गिर्द मेरे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे इस वक्त आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है और उन मिलिटेंटों को ढूंढा जा रहा है बड़े पैमाने पे जो यहाँ छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट इसमें शामिल है। शुक्रिया रिफत आपका। और वहां बाकी आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे रिफत ने बताया, सुरक्षा बल के जवानों ने भी वहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और ढेर किए गए आतंकियों के कब्जे से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इनमें राइफल, बड़ी संख्या में मैगजीन, हैंड ग्रेनेड, दवाएं, खाने पीने का सामान और कई छोटी पर्चियां में मिली जिनमें आतंकियों के सीक्रेट कोड लिखे होने की खबर है। अनंतनाग के जंगलों में खराब मौसम का फायदा उठाकर छिपे आतंकियों के खिलाफ सोमवार को ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन में सेना के एक कर्नल और मेजर के अलावा एक राइफलमैन के शहीद होने की खबर आई। वहीं पुलिस के एक डिप्टी एसपी भी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। इसके अलावा सेना की एक टीम की अगुवाई कर रहे एक ट्रेंड कुत्ते की भी मौत हो गई। जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की जरूरत पड़ने लगी। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए गए और खबरों के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे जो घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक ढेर किए गए दोनों आतंकियों को 7 सितंबर से ही ट्रैक किया जा रहा था। और जैसे ही अनंतनाग में हलोरा नाम के गांव में आतंकियों की लोकेशन का पता चला, उन्हें घेरने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी घने जंगलों के बीच छिपे हुए थे, इसीलिए वहां पहाड़ों पर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली रॉक क्लाइंबिंग टीम को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। रॉक क्लाइंबिंग टीम एक हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंची और ऊंचाई से आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब चॉपर्स में टीम को लाया गया। ये रॉक क्लाइंबिंग की टीम है, ये यहाँ पे कमांडोज हैं, उनको अब लाया गया। ये पहाड़ों पे चढ़ेंगे। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली, जिसे लश्कर का ही मुखौटा माना जाता है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान रवि कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। वो किश्तवाड़ जिले के रहने वाले थे और एक दिन पहले राजौरी में आतंकियों का सामना करने के दौरान रवि कुमार शहीद हो गए, जिसके बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के बीजेपी ऑफिस पहुंचते ही उन पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद भी वहां मौजूद नजर आए। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद से ही प्रधानमंत्री को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। पार्टी दफ्तर पर उनके स्वागत की तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुटी। इस बीच खबर है कि G20 के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई। और इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम का तालियों के साथ अभिनंदन किया। रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था।
इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठक के दौरान दिल्ली में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हर जिले से उन पुलिस कर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने इस दौरान सबसे बढ़िया काम किया। सूत्रों के मुताबिक 450 पुलिस कर्मियों के साथ पीएम डिनर कर सकते हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के एक रहस्यमयी बैग की वजह से हड़कंप मच गया था। यह घटना 8 सितंबर को ताज होटल की बताई गई, जहां चीन के प्रतिनिधिमंडल को ठहराया गया था। लेकिन हंगामा तब हो गया जब चीन के एक अधिकारी ने अपने बैग की जांच करवाने से इनकार कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक वहां तैनात पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पर उस बैग की जांच करने पर अड़ गए थे। सूत्र बताते हैं कि चीनी अधिकारी के पास मौजूद उस बैग में एक अजीब सा डिवाइस देखने को मिला था, जिस पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। जिसके बाद होटल में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने चीन के उस अधिकारी से बैग की जांच करवाने की बात कही, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चीनी डेलीगेशन के अधिकारी उसे अंदर ले जाना चाहते थे और चेकिंग के बिना उसे अंदर ले जाना चाहते थे। काफी देर तक पुलिस के अधिकारी चीन के उस अधिकारी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उन्हें वापस चीनी दूतावास भेज दिया गया। पुलिस को उस बैग में जैमर होने का शक था। हालांकि बैग में कौन सा डिवाइस था, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ सकी। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की पुतिन से मुलाकात हुई। इससे एक दिन पहले किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे थे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन और पुतिन हथियारों की डील करने वाले हैं। और यही वजह रही कि किम और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें आते ही पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन पहले ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे किम अगले दिन रूस के वस्तोचनी स्पेसपोर्ट गए, जहां किम के स्वागत के लिए पुतिन खुद मौजूद थे। 4 साल बाद जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद पुतिन ने किम को रूस का वस्तोचनी स्पेसपोर्ट दिखाया। वस्तोचनी स्पेसपोर्ट रूस के अमूर रीजन के पूर्वी इलाके में है, जो रूस और चीन की सीमा के बहुत नजदीक और रूस के व्लादिवोस्तोक से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। एक दिन पहले किम अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें भी आई थी। जिसके बाद खबर आई कि पुतिन ने सैटेलाइट तकनीक के मामले में किम जोंग उन की मदद करने का ऐलान कर दिया। यानी केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि रूस अंतरिक्ष में भी उत्तर कोरिया के साथ काम करेगा। और इसीलिए पुतिन ने किम को रूस का स्पेसपोर्ट दिखाया। ये दावा रूस की सरकारी एजेंसी ने किया और जानकारी दी कि स्पेसपोर्ट में मुलाकात के दौरान जब पुतिन से ये जगह चुनने की वजह पूछी गई तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि वो उत्तर कोरिया की सैटेलाइट तकनीक में मदद करेंगे, और इसीलिए उन्होंने किम से मुलाकात के लिए वस्तोचनी स्पेसपोर्ट को चुना, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सैटेलाइट तकनीक में रुचि रखते हैं। जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं, जिनमें किम बड़े ही ध्यान से रूस की रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक समझते नजर आए। किम के साथ रूस के दौरे पर उनकी बहन भी पहुंची, यानी ये तय था कि किम और पुतिन के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात होगी। रूस के वस्तोचनी स्पेसपोर्ट में 2016 से काम शुरू हुआ था और इसे रूस के स्पेस प्रोग्राम का गढ़ माना जाता है, जहां से रूस के रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इस बीच किम जोंग उन के रूस दौरे पर हथियारों की डील की आशंका से बौखलाए अमेरिका ने किम जोंग उन और पुतिन को चेतावनी दे डाली। एक दिन पहले ही अमेरिकी प्रवक्ता ने बयान दिया था कि पुतिन किम जोंग उन से हथियारों की भीख मांग रहे हैं। और अगले ही दिन किम के रूस दौरे से बौखलाए अमेरिका ने नई चेतावनी दे डाली, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने बार बार दावा किया कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों की बड़ी डील होने वाली है, जिसके संकेत क्रेमलिन की ओर से मिलने भी लगे। क्योंकि वहाँ के प्रवक्ता ने बयान दिया कि किम और पुतिन के बीच सैन्य सहयोग पर चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल दोनों देश किसी दस्तावेज पर साइन नहीं करेंगे, जिसने पहले से बौखलाए अमेरिका को और परेशान कर दिया। और अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता रूस और उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी देने लगे। That any transfer between of arms from North Korea to Russia would violate multiple United Nations Security Council resolutions. पश्चिमी मीडिया ने कई बार दावा किया कि जंग के बीच पुतिन ने किम को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें हथियारों की जरूरत है, जिसके बदले में वो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में मदद करने वाले हैं। इधर किम जोंग उन के रूस दौरे के दौरान ही उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका की नींद उड़ा दी। दक्षिण कोरिया ने तो ये दावा भी कर दिया कि किम और पुतिन की मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया ने एक नहीं बल्कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। पिछले 1 साल में उत्तर कोरिया 100 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है और इस बार तो उसने 2 बम एक साथ फोड़ दिए। क्योंकि एक तरफ किम जोंग उन की पुतिन से मुलाकात हुई और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर डाला। दक्षिण कोरिया ने तो ये दावा तक कर डाला कि उत्तर कोरिया ने एक नहीं 2 मिसाइलों का टेस्ट किया। जापान की नेवी ने तो समंदर में 2 मिसाइलें गिरते देखे जाने का भी दावा कर डाला। वैसे ये पता नहीं चल पाया कि मिसाइलों का साइज और रेंज क्या था, लेकिन उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान तीनों में खलबली मचा दी, क्योंकि 1 साल में 100 मिसाइल टेस्ट करने वाले किम को कोई नहीं रोक पाया। वो पुतिन से मिलने रूस भी पहुंच गए और उनकी सेना ने डंके की चोट पर समंदर में मिसाइलें भी छोड़ दी। इस बीच खबर है कि संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी और बताया कि 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक आयोजित होगी। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि इस विशेष सत्र को लेकर सरकार ने अभी तक अपना एजेंडा साफ नहीं किया। इधर दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आपस में बातचीत कर सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने पर सहमति बन गई।
और देश के अलग अलग राज्यों में रैली करने का भी फैसला लिया गया, जिसके तहत पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी। शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन की पहली समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में यही दांव खेल दिया और ऐसे वक्त में हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया जब विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ रहा है। हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 कांग्रेस लड़ेगी। उधर दुबई एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की श्रीलंका के राष्ट्रपति से हुई बातचीत का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में श्रीलंका के राष्ट्रपति विपक्षी गठबंधन के नेता पर सवाल करते सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या वो विपक्ष की अगुवाई करेंगी। जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने सत्ता में आने का दावा कर दिया। सर, ऑपोजिशन में भी पोजीशन है। ममता बनर्जी 12 दिनों के लिए दुबई और स्पेन के दौरे पर हैं। इस बीच कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से ईडी की टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं और इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। हालांकि ईडी का सामना करने के बाद बाहर निकले अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। पहले भी इस मामले में अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। इधर बिहार के आरा में जेडीयू के एक एमएलसी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने फिर छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई टैक्स चोरी के आरोपों पर की गई और इस दौरान ईडी की टीम ने जेडीयू के एमएलसी राधाचरण साह के फार्म हाउस के गेट को बंद करके तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले भी टैक्स चोरी के आरोप में राधाचरण साह के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। खबर है कि इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज खंगाले और उत्तर प्रदेश के रामपुर, मेरठ और गाजियाबाद समेत मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में छापे मारे। खबर है कि आजम खान के घर पे जब छापा पड़ा तो वो घर में ही मौजूद थे। यही नहीं, वहां मिली सोने की चीजों की कीमत पता लगाने के लिए अलग से टीम बुलाई गई। आजम खान के अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने के लिए आयकर विभाग की टीम आजम खान के करीबियों के घर भी पहुंची। लखनऊ में उनके करीबियों के घर पर छापे पड़े। इसके अलावा सीतापुर में भी उनके एक करीबी के स्कूल पर छापा पड़ा। सूत्र बता रहे हैं कि ये कार्रवाई बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुई, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अली जौहर ट्रस्ट को मिली रकम की जांच की मांग की थी। और आजम खान के घर पर चल रही रेड के बीच सोने की वैल्यू का पता लगाने के लिए अलग से एक टीम बुलाई गई। लखनऊ की यह टीम आजम खान के घर पर चल रहे छापेमारी अभियान में शामिल हुई और इस टीम का काम छापेमारी के दौरान सोने की वैल्यू का पता लगाना होगा। इनकम टैक्स के अधिकारी इस टीम को लेकर आजम खान के घर गए। उधर चीन से आई एक खबर ने सनसनी फैला दी। वहां के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के दौरान मगरमच्छ पहुंचने से हर तरफ दहशत फैल गई। हालात इतने डरावने हो गए कि उन मगरमच्छों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत मगरमच्छों को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात कर दी गई, जिन्होंने कई मगरमच्छों को पकड़ भी लिया। लेकिन वहां से सामने आए वीडियो में सड़क पर भरे पानी में कई और मगरमच्छ घूमते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां के लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। एक तो पहले ही बाढ़ ने वहां जमकर कहर बरपाया, जिसमें कई इलाके पानी में डूब गए और वहां सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया। किसी का घर डूब गया तो किसी की गाड़ी पानी की भेंट चढ़ गई। न दुकान बची, न खेत खलिहान। वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोग घरों में ही कैद हो गए। न खाना बचा, न पीने का पानी। और उस पर उनके गली मोहल्लों तक पहुंचे मगरमच्छों की वजह से उनकी और उनके अपनों की जान भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि बताया गया कि वहां की एक झील से निकलकर करीब 70 मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गए। इस बीच चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हजारों लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए वहां की रेस्क्यू टीमें जुट गई। क्योंकि वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां के यूलिन शहर में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की खबर भी सामने आई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। वहां का कोई कोना, कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बाढ़ के पानी ने घुसपैठ न की हो। जहां तक नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदियों का फर्क ही खत्म हो गया। वहां खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी नजर आईं। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिलों या छतों पर शिफ्ट हो गए। और इन मुश्किल हालात में वहां की रेस्क्यू टीम लोगों की मदद करती नजर आई। कई इलाकों में लोगों तक नाव के सहारे खाने पीने का सामान पहुंचाया गया, तो कुछ लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। उधर स्पेन में तूफान से मची तबाही का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान का ज्यादातर हिस्सा हवा में उड़ता नजर आया। ये तूफान स्पेन में 2 रोज पहले आया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें उस मकान का ज्यादातर हिस्सा उड़ता दिखा। वीडियो में पहले उस मकान का दरवाजा उड़ता दिखा और फिर चंद सेकंड में उस मकान की छत भी जमीन पर आ गिरी, जिसे देखकर वहां खड़ा लड़का डर कर भाग गया, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना तेज था कि उसका वहां खड़ा रहना तक मुश्किल हो गया और थोड़ी देर में उस घर में पड़ा सारा सामान तहस नहस हो गया। बताया गया कि स्पेन में आए तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए तो कई इलाकों में तेज आंधी ने कहर बरपाया। कुदरत का प्रकोप वियतनाम में भी देखने को मिला। वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने 3 लोगों की जान ली। वहां के लाओकाई शहर में भारी बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर आ गए और उसके पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिसकी वजह से वहां के कई घरों को भारी नुकसान हुआ। वहां लाओकाई शहर से आई तस्वीरों में एक नदी उफान पर नजर आई। वहीं उस नदी के किनारे बने घर टूटे दिखे, जिसने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया गया कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता बताए गए, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरों में कई घरों की छत गिरी दिखी तो कई घरों का सामान बिखरा पड़ा नजर आया। बताया गया कि वहां 2 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से उस नदी के किनारे बसे इलाकों में हालात बिगड़ गए। इधर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के करीब तेज बारिश के बाद वहां पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद वो हाईवे कई घंटों के लिए बंद हो गया। हाईवे बंद होने की वजह से वहां कई गाड़ियां काफी देर तक फंसी रहीं, क्योंकि वहां पहाड़ खिसकने के बाद हाईवे पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसने वहां से गुजर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां से सामने आए वीडियो में एक गाड़ी मलबे के बीच फंसी नजर आई, जबकि कुछ लोग सड़क पर मलबा हटने का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि लोग इस रास्ते से बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन तेज बारिश के बाद वहां पहाड़ खिसक गया। जो देश भर से यात्री आए हैं वो भी रात के 1:30 बजे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस घटना के कुछ घंटों बाद राहत बचाव की एक टीम खुदाई करने वाली मशीन लेकर वहां पहुंची, जिसने हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू किया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से आए एक वीडियो ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी, क्योंकि इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा के पास जमा होते दिखाई दिए, और वो भी पूरे साजो सामान के साथ। वहां से आए एक वीडियो में उन लड़ाकों के पास कई खतरनाक हथियार दिखाई दिए, जिसके बाद पाकिस्तान पर दोहरे हमले का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ड्यूरन लाइन पर तालिबान के लड़ाकों की फौजी गाड़ियां देखी गई। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 2500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उस हिस्से से गुजरता है जहाँ पश्तून और बलोच समुदाय के लोग रहते हैं। और ये वही इलाका है जहाँ पिछले कुछ दिनों से टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर डाला है। और अब वहाँ तालिबान के लड़ाके भी जुटने लगे, जिसके बाद पाकिस्तान को तालिबान और टीटीपी के दोहरे हमले का डर सताने लगा। इस बीच पाकिस्तान के न्यूज चैनल एयरवाई न्यूज ने दावा किया कि अफगानिस्तान में छिपे आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर बादशाह खान की मौत हो चुकी है। बादशाह खान पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों में एक है और पाकिस्तान को उसकी लंबे वक्त से तलाश थी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल एयरवाई न्यूज के मुताबिक टीटीपी कमांडर बादशाह खान की मौत एक लैंडमाइन धमाके में हुई और उसे ठिकाने लगाने के लिए अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में ये जाल बिछाया गया। और इस धमाके की चपेट में आकर टीटीपी कमांडर बादशाह खान की मौत हो गई। टीटीपी कमांडर बादशाह खान पर पाकिस्तानी सेना पर कई बार हमले करने का आरोप लगा, जिसके बाद से ही वो पाकिस्तान की सेना की हिट लिस्ट में था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान की सेना ने उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया और अफगानिस्तान में उसे ढेर कर दिया। इधर सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नाराजगी की वजह से कश्मीर में छिपकर बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन को मौत का डर सताने लगा। सूत्रों के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन को कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वो अपने इस मिशन में पूरी तरह फेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने सैयद सलाहुद्दीन को कश्मीर में ड्रग्स की तस्करी करवाकर वहां का माहौल बिगाड़ने के ऑर्डर दिए, और जब वो इसमें नाकाम रहा तो आईएसआई ने कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से दिए जा रहे फंड को रोक दिया, जिसका असर ये हुआ कि घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों की कमर टूट गई। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि आईएसआई ने उसे ठिकाने लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि एक तो वो घाटी में दोबारा आतंकी गतिविधियों को शुरू नहीं करवा पाया, ऊपर से भारत ने कश्मीर में G20 से जुड़ी बैठक करवाकर आईएसआई के जख्मों पर नमक छिड़क दिया, जिसके बाद सैयद सलाहुद्दीन को ये डर सताने लगा कि आईएसआई उसे किसी आतंकी के जरिए मौत के घाट उतार देगी। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की जमकर तारीफ की। रूस की न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक पुतिन ने इस कॉरिडोर के रूस के लिए बेहद फायदेमंद बताया। 4 दिन पहले दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान इसके निर्माण पर सहमति बनी थी और ये तय किया गया था कि चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में इसका निर्माण किया जाएगा। दावा किया गया कि मुंबई से शुरू होने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के BRI का विकल्प बनेगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें रेलवे नेटवर्क के साथ बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन मिलकर इसे बनाएंगे, जिसके बाद भारत की यूरोप तक सीधी पहुंच हो जाएगी और आयात निर्यात आसान और सस्ता हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि इस कॉरिडोर से रूस को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये कॉरिडोर रूस के व्यापार में भी मददगार साबित होगा। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत बताई और भारत की तरह अपने देश में बनी गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
God, Prime Minister Modi is doing the right thing. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी की तारीफ 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में की। इधर भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया। स्पेन के सेविजे में हासिल हुए इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख वी आर चौधरी पहुंचे, जिन्होंने स्पेन के सेविजे में भारत के पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में स्वागत किया। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक ऐसा विमान है जिसमें एक बार में 70 जवानों के साथ ही करीब 10 टन वजनी सामान ढोया जा सकता है और इतने वजन के साथ ही ये 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, जिससे इसमें बैठे जवानों को दुश्मन के अड्डों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक स्पेन से ऐसे 16 विमान भारत आएंगे। वहीं इन्हें बनाने वाली एयरबस कंपनी और भारतीय कंपनी टाटा मिलकर ऐसे 40 विमानों को भारत में ही तैयार करेगी। मतलब आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना के पास 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, जो भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेंगे। उधर लीबिया में डैनियल तूफान की वजह से करीब 6000 लोगों की मौत हो गई और 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही लीबिया के दरना शहर में हुई, जहां डैनियल तूफान ने मौत का ऐसा खेल खेला कि करीब 6000 लोगों की मौत हो गई। दरना में पिछले हफ्ते आए तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा शहर बर्बाद हो गया। जगह जगह टूटे मकान, सड़कों पर बहता सैलाब और मलबे का ढेर नजर आया। यही नहीं, दरना शहर में 10,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए, क्योंकि पिछले हफ्ते भूमध्य सागर से उठा डैनियल तूफान लीबिया के समुद्री तट से टकराया, जिसके बाद वहां जबरदस्त बारिश हुई। विनाशकारी तूफान डैनियल ने इससे पहले ग्रीस में भी तबाही मचाई थी। वहां भी हजारों लोगों की जान गई थी, लेकिन लीबिया में ऐसी तबाही हुई जैसी किसी ने सोची भी नहीं थी, क्योंकि वहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही झारखंड की एक छात्रा का खुदकुशी से वहां हड़कंप मच गया। सुसाइड करने वाली वो छात्रा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी और जब गर्ल्स हॉस्टल में देर शाम उस छात्रा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो बगल में रहने वाली लड़कियों ने देखा कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी थी। पुलिस के मुताबिक कोटा में इस साल 24 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। और कोटा में छात्रा की खुदकुशी के मामले में राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कोटा में पढ़ाई को लेकर नए नियम बनाने का भी आश्वासन दिया और कोटा के कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन लेने को सरकार का सबसे जरूरी कदम बताया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, करेंगे। आरोप है कि कोटा में कोचिंग सेंटरों के दबाव की वजह से वहां पढ़ रहे छात्रों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं इस मामले पर राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। वहां पिछले कुछ दिनों में कोटा के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या के कई मामले सामने आए, जिस पर उन्होंने बयान दिया। कई बार ऐसे भी सुसाइड हुए हैं जो आए 15 दिन रुके, 15 दिन में सुसाइड कर लिया। रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। उधर ग्रीस की एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि चीन ने दूसरे देशों को अपने इतने घटिया क्वालिटी के हथियार बेचे कि उन्होंने चीन से हथियार इंपोर्ट करने से ही हाथ खड़े कर दिए। चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ अफ्रीका और पश्चिम एशिया के 50 से ज्यादा देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। मगर ग्रीस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि बीते एक दशक में चीन के हथियारों का एक्सपोर्ट करीब 1/4 कम हो चुका है। जबकि छोटे और गरीब देशों को सस्ते हथियार बेचकर चीन अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगा था। मगर ग्रीस की न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि जब दम दिखाने की बारी आई तो चीन के हथियार फिसड्डी साबित हुए। वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान तक को चूना लगाने से नहीं चूका। चीन ने उसे F-22P जैसी फ्रिगेट बेची, जिसमें तकनीकी खराबी आती ही रहती है। बांग्लादेश ने भी चीन से उसके K-8W जेट में दिक्कतों की शिकायत की। ग्रीस की वेबसाइट ने यहाँ तक दावा किया कि चीन के हथियारों से खुद चीन की सेना तक परेशान है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद चीन ने उन्हें करारा जवाब दिया। उसने दो टूक कह दिया कि अमेरिका उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। हाल ही में बाइडेन ने बयान दिया था कि चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा रही है और उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो जंग के बारे में सोच भी नहीं सकता। बाइडेन के इस बयान को ताइवान से जोड़कर देखा गया, यानी बाइडेन ने चीन की अर्थव्यवस्था की कमजोरी की बात करके उसे ताइवान की तरफ न देखने की नसीहत दे दी। इसी वजह से भड़के चीन ने भी बाइडेन को जवाब देने में देर नहीं की और ये साफ कर दिया कि अमेरिका उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। हालांकि उसने ये भी माना कि उसकी अर्थव्यवस्था सुस्त है, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ है। मतलब चीन ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान को छोड़ने के मूड में नहीं है। पिछले साल अगस्त से ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन की सेना समंदर में आमने सामने है। इधर विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। वहां की राजधानी भोपाल के एक बस स्टॉप पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर वाले कुछ पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर शाहरुख खान की फिल्म जवान के पोस्टरों की तर्ज पर बनाए गए, लेकिन उनमें शाहरुख खान की जगह कांग्रेस नेता कमलनाथ की फोटो लगी दिखाई दी और जवान की जगह हैवान लिखा नजर आया। इन पोस्टरों में एक QR कोड भी दिया गया, जिसको स्कैन करते ही करप्शन नाथ नाम की एक वेबसाइट खुलने लगी। हालांकि इस तरह के पोस्टर लगने की खबर मिलते ही कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए और पोस्टरों को हटाने में जुट गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया। ये निम्न स्तर की राजनीति है जो मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखी।
हालांकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी कलह पर निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ियों की लेट लतीफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया और वहां की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और ट्रेन की पटरियों पर लेटकर विरोध दर्ज कराया। वहां से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी जबरन रेलवे स्टेशन में घुसते नजर आए, जिनकी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा किया और ट्रेन की पटरियों पर लेट गए और कई प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक के किनारे बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए दिखे। कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन की वजह से यात्रियों को वहां काफी परेशानी हुई, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों से नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उधर पाकिस्तान के एक मौलवी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का हवाला देते हुए पाकिस्तान के वैज्ञानिकों का जमकर मजाक उड़ाया। वहां से आए एक वीडियो में वो मौलवी पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को जमकर खरी खोटी सुनाते नजर आए और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को नसीहत दी कि उन्हें मौलवियों पर उंगली उठाने से पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और मौलवी ने तुझे रोका चांद पे जाने से? इस दौरान वो मौलवी इतना भड़क गए कि उन्होंने भारत से तुलना करते हुए पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को बेकार तक बता दिया। पाकिस्तान के साइंसदान एक सुई नहीं बना सकते। ये बहस तब शुरू हुई जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने मौलवियों पर तंज कसा था, जिसके बाद पाकिस्तान के कई मौलवी भड़क गए और उन्होंने अपने ही देश के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें आईना दिखा दिया। इस बीच खबर है कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी जल्द बंद हो सकती है। पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक अगर उसे सरकार से फौरन मदद न मिली तो पाकिस्तान में चलने वाले विमान बंद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास जो पैसे बचे हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ अगले 2 दिनों तक ही उड़ानें चल पाएंगी। यही वजह रही कि PIA के डायरेक्टर ने पाकिस्तान सरकार से 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की मांग की और उन्होंने ये चिंता जताई कि अगर उन्हें ये रकम फौरन ना मिली तो पाकिस्तान की विमान सेवाएं ठप हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों ने पहले ही पाकिस्तानी विमानों को पुर्जे देने से मना कर दिया और अब वहां की घरेलू उड़ानों पर भी संकट मंडराने लगा। उधर अफगानिस्तान ने अपने देश के कुछ इलाकों में पाकिस्तान की करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी कर ली, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ने वाला है, क्योंकि उसने अपने कुछ इलाकों में पाकिस्तानी करेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के कंदहार, उरुज़गन, हेलमंद, जाबुल और दायकुंदी प्रांतों में पाकिस्तानी रुपए के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। हालांकि तालिबान सरकार ने वहां के लोगों को इसके लिए 2.5 महीने का वक्त देने का ऐलान भी किया और उन्हें ये नसीहत दी कि अगले 2.5 महीने में बैंकों से लिए लोन का अफगानी करेंसी में भुगतान कर दें। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर 2.5 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद कोई पाकिस्तानी करेंसी में लेन देन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बनाए हथियारों से धोखा खाने के बाद म्यांमार रूस की शरण में जा पहुंचा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने चीन और पाकिस्तान से जो JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे थे वो उड़ान ही नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से म्यांमार की सेना के पास लड़ाकू विमान की किल्लत हो गई, जिसे देखते हुए म्यांमार ने रूस से 6 लड़ाकू विमान खरीदने की डील की। म्यांमार इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है, जिसे कुचलने के लिए म्यांमार की सेना को फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। यही वजह रही कि म्यांमार ने रूस पर भरोसा जताया, जिसके बाद रूस ने उसे 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमान दे भी दिए। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस जल्द ही 4 और लड़ाकू विमान भी म्यांमार को देने वाला है। म्यांमार को उम्मीद है कि इन विमानों के शामिल होने से उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी और उसे गृह युद्ध से निपटने में मदद मिलेगी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए LPG कनेक्शन की मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई कि इससे गरीबों को फायदा होगा और भारी मांग के बाद केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना का विस्तार करने का ऐलान किया। अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं। इधर NIA के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ मिलकर भारत के नौजवानों को बरगलाने में जुटा है, ताकि पाकिस्तान की तरह भारत में भी दहशत फैलाई जा सके। TTP को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसने एक के बाद एक कई आतंकी हमले कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पिछले हफ्ते ही TTP ने पाकिस्तान के चित्राल इलाके पर कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन NIA के सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी संगठन भारत में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए उसने अलकायदा से हाथ मिला लिया। सूत्रों का दावा है कि इनके निशाने पर भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और असम है। सूत्र बताते हैं कि अपना बेस बनाने के लिए TTP और अलकायदा ने इन राज्यों से नौजवानों को बरगलाना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इसके तहत भारत के कुछ गुमराह नौजवानों को अफगानिस्तान में बसाने का भी प्लान है। NIA के मुताबिक इसके लिए कम उम्र के 2 लड़कों को अफगानिस्तान में जमीन खरीदने के लिए भारी भरकम रकम भी दी गई। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया।
मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए, जिसके तहत बुर्का या हिजाब पहनकर या किसी भी तरह से चेहरा ढककर स्कूल आने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं देने की बात कही गई। मिस्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक स्कूल आने वाली छात्राएं अपने बाल ढकने के लिए हेड स्कार्फ पहन सकती हैं, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं ढक सकती। मिस्र के सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए सत्र से इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा। मिस्र में पिछले कई सालों में स्कूल में बुर्का पहनने पर बहस चल रही थी। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक पूरे मिस्र में कई निजी संस्थान पहले से ही नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का एक और केस दर्ज कर लिया गया। सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से ये उन पर केस दर्ज किया गया और उनके खिलाफ ये मुकदमा मुंबई के पास मीरा रोड थाने में दर्ज हुआ। इससे पहले उदयनिधि पर देश के कुछ और हिस्सों में भी FIR दर्ज कराई जा चुकी है। उधर AIADMK के पूर्व विधायक सत्यनारायण B पर आय से अधिक संपत्ति के मामले का केस दर्ज कर लिया गया। विजिलेंस की टीम ने तमिलनाडु में उनके 18 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें चेन्नई में 16 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई, जबकि तिरुवल्लुर और कोयम्बतूर में भी AIADMK के पूर्व विधायक सत्यनारायण B के कुछ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस बीच तमिलनाडु में रेत खनन से जुड़े कारोबारियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी तेज हो गई। ईडी के अभियान में रेत कारोबार से जुड़े उद्योगपति रत्नम के कई ठिकानों की तलाशी ली गई और इस दौरान ईडी की टीम ने बड़े कारोबारी रत्नम के दिंडुक्कल के घर और दफ्तर पर कई घंटों तक छापेमारी की। ईडी ने यह छापेमारी रेत की बिक्री में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोपों पर की। उधर फ्रांस की सरकार ने रेडिएशन फैलाने के आरोप में iPhone 12 पर बैन लगा दिया, जिसके बाद ये फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने जवाब दिया और इन आरोपों को गलत बताया। लेकिन फ्रांस की सरकार का कहना है कि iPhone 12 रेडिएशन तय सीमा से अधिक पाया गया, जिसकी वजह से फ्रांस में iPhone 12 बैन कर दिया गया। और ये फैसला ऐसे समय में मिल लिया गया जब एप्पल ने iPhone 15 लॉन्च किया। और इसी दौरान फ्रांस में रेडिएशन पर नजर रखने वाली संस्था ANFR की ओर से किए गए टेस्ट में iPhone 12 फेल हो गया, क्योंकि फोन में रेडिएशन का SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट तय लिमिट से ज्यादा पाया गया। SAR वो रेट होता है जिससे किसी शख्स के शरीर में मोबाइल से पैदा होने वाले रेडिएशन के अंदर जाने का पता चलता है, और iPhone 12 में वही ज्यादा पाया गया, जिसने एप्पल का नुकसान करा दिया, क्योंकि इस खबर के बाद एप्पल के शेयर नीचे गिरने लगे। जिसके बाद एप्पल ने फ्रांस की सरकार के आरोपों को खारिज किया और साफ साफ कहा कि iPhone 12 से नियम से अधिक रेडिएशन नहीं होता। इधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि चीन ने एप्पल समेत किसी भी विदेशी ब्रांड के फोन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है, जबकि पिछले हफ्ते खबरें आई थी कि चीन ने सरकारी कर्मचारियों के आईफोन और दूसरे विदेशी ब्रांड के फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और वहां के कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए कि वो दफ्तर में आईफोन और दूसरे विदेशी उपकरण न लाएं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने बैन की इन खबरों पर जवाब दिया और साफ किया कि चीन की सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि वहां की सरकार ने साइबर सुरक्षा पर कुछ सख्त कानून बनाए हैं, जिनका पालन सभी कंपनियां करती हैं। पश्चिमी मीडिया ने पिछले हफ्ते ये दावा किया था कि चीन में सभी सरकारी कर्मचारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़े तनाव के बीच चीन की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला बताया गया, क्योंकि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है। इस बीच रूस में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मौजूदगी के बीच नेटो के लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक सागर पर उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गईं। नेटो में शामिल इटली और स्पेन के लड़ाकू विमानों ने लिथुआनिया के एयरबेस से उड़ान भरी और उन्होंने बाल्टिक सागर के ऊपर सुरक्षा की निगरानी की। वैसे नेटो की एक्सरसाइज हर साल होती है, जिसमें नेटो के लड़ाकू विमान बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसमें इस साल कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि पिछले साल ये एक्सरसाइज रोमानिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन ने की थी। लेकिन इस बार नेटो की बाल्टिक सागर पर हुई एक्सरसाइज में ये जिम्मा स्पेन और इटली के लड़ाकू विमानों ने संभाला, जिन्होंने बाल्टिक देश लिथुआनिया के जुक्नियाई एयरबेस से उड़ान भरी और बाल्टिक सागर के किनारे बसे नेटो देशों की सुरक्षा का जायजा लिया। नेटो ने इस बार ये एक्सरसाइज ऐसे समय में की जब उत्तर कोरिया के शासक रूस में मौजूद है, जिस पर पश्चिमी देश नजरें गड़ाए बैठे हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना के ड्रोन यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश रोमानिया तक पहुंच गए। ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन रोमानिया ने अब माना कि उसकी सीमा के अंदर ड्रोन का जो मलबा मिला वो रूस के ड्रोन का था, जिससे रोमानिया की चिंता बढ़ गई। साथ ही इस घटना के बाद नेटो पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया, क्योंकि करीब 18 महीनों से यूक्रेन को जंग की आग में जलाने वाले रूस के ड्रोन अब नेटो के सदस्य देशों की सरहद तक पहुंच गए। काला सागर के पश्चिमी किनारे पर मौजूद रोमानिया के बॉर्डर यूक्रेन से लगते हैं और रोमानिया ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के इस्माइल शहर के पास अपनी सीमा में ड्रोन का मलबा बरामद किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब उस मलबे की जांच की गई तो पता चला कि वो टुकड़े रूस के ड्रोन के थे। इससे पहले यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस की सेना ने जानबूझकर रोमानिया पर हमला किया था। हालांकि रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे से भी इनकार नहीं किया कि रूस के वो ड्रोन यूक्रेन के इस्माइल शहर पर हमले के दौरान गलती से उसकी सीमा में पहुंच गए।
इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक मेकअप आर्टिस्ट की हत्या का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए हत्या के आरोपी की पत्नी ने भी मदद की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मनोहर शुक्ला नाम का वो आरोपी अपनी पत्नी, एक बच्ची और एक नीले रंग के ट्रॉली बैग के साथ लिफ्ट में दिखा। पालघर पुलिस को ये वीडियो उस मेकअप आर्टिस्ट नैना महत की तलाश के दौरान जांच में मिला। पुलिस के पास उनकी बहन ने नैना के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मनोहर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मनोहर और नैना 5 साल से रिलेशन में थे और नैना उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पहले से ही शादीशुदा मनोहर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि नैना ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने के लिए वो नैना पर दबाव बना रहा था। उसको फोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को मनोहर ने नैना के फ्लैट पर पानी भरी एक बाल्टी में उसका सिर डुबोकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को नीले रंग के ट्रॉली बैग में भरा और अपनी पत्नी के साथ ले जाकर गुजरात के वलसाड में फेंक दिया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेस्टोरेंट में बिल पर हुई मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में एक आदमी ने पहले एक कर्मचारी को लात मारी, जिसके बाद जब उस कर्मचारी ने पलटवार किया तो वो आदमी और हमलावर हो गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। इस दौरान उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ आ गए और उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया, लेकिन वो नहीं रुके और मारते रहे। उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का आरोप है कि वो लोग नशे में धुत होकर वहां खाना खाने आए थे और बिना बिल दिए वहां से जाने लगे। ऐसे में जब उस कर्मचारी ने उनसे बिल के पैसे मांगे तो वो उससे मारपीट करने लगे और बिना बिल दिए वहां से भाग गए, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक होटल में फैशन शो के दौरान 2 हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के फैशन शो के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है और इसी का विरोध करने पहुंचे 2 हिंदूवादी संगठनों ने फैशन शो में घुसकर प्रदर्शन किया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता एक होटल में घुसते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने वहां चल रहे फैशन शो को रोक दिया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा भी हुआ। लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा। होटल में विरोध करने पहुंचे लोगों ने फैशन शो में शामिल होने आई महिलाओं को इस तरह के आयोजन से दूर रहने की हिदायत भी दी। उधर इजराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने उसकी सीमा के पास गाजा पट्टी में एक के बाद एक कई धमाके किए। माना जा रहा है कि ऐसा करके हमास ने इजराइल से बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि कुछ दिन पहले नेतन्याहू सरकार ने वहां की जेलों में बंद फिलिस्तीन के कैदियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए थे और दावा किया गया कि इजराइल के इस फैसले के खिलाफ गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ धमाके किए गए। इजराइल की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें गाजा पट्टी में इजराइल की सीमा के पास कुछ लोग धमाके करते दिखाई दिए। इजराइल का दावा है कि गाजा पट्टी में बम धमाका कर रहे ये लोग चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके हैं। इस घटना के बाद इजराइल ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। गाजा पट्टी वो इलाका है जिस पर 2007 से हमास का कंट्रोल है। इजराइल का आरोप है कि गाजा की तरफ से अक्सर इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे जाते हैं। इस बीच फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिससे इजराइल की नेतन्याहू सरकार का पारा चढ़ गया, क्योंकि हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके लड़ाके अपने कट्टर दुश्मन इजराइल पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए और इजराइल पर जमीन, आसमान और पानी तीनों रास्तों से बारूद बरसाने की कस्में खाते दिखाई दिए। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में सबसे पहले इजराइल के लिए सख्त चेतावनी लिखी दिखी और इसके बाद उसने अपने हथियारों की नुमाइश की। इस वीडियो के जरिए हमास ने इजराइल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया, क्योंकि हमास का आरोप है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक समेत फिलिस्तीन के बड़े इलाके को हथिया कर वहां के लोगों पर जुल्म ढाए, जिसका बदला लेने का ऐलान भी हमास के इस वीडियो में किया गया, जिसमें हमास के लड़ाके बेतहाशा गोलीबारी करते दिखाई दिए। हमास ने इस वीडियो के साथ ये चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ने अपने कब्जे वाले इलाके को न छोड़ा तो वो उसे मिट्टी में मिला देगा। इधर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके 2 तेज गेंदबाज चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए। गुरुवार को पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से करो या मरो का मैच खेलेगी, लेकिन तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और नसीम शाह को टीम में जगह नहीं मिलेगी। दोनों ही खिलाड़ियों को भारत से मैच के दौरान चोट लगी थी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इस साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले दोनों खिलाड़ी फिट हो जाएंगे। इस बीच आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल दूसरे स्थान पर आ गए, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी टॉप 10 में जगह मिल गई। और इस तरह 2019 के बाद यह पहली बार है जब वनडे के टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले कोहली इस रैंकिंग में 8वें तो रोहित शर्मा 9वें स्थान पर है। उधर इंडोनेशिया के सुमात्रा से आए आग के एक वीडियो ने पूरे इंडोनेशिया में सनसनी मचा दी, जिसमें वहां के जंगलों में भीषण आग लगी नजर आई और वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। जंगलों में लगी भयानक आग ने वहां दहशत फैला दी, क्योंकि वहां लगी आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया
और उससे निकलने वाले धुएं ने वहां का पूरा आसमान ढक दिया और वो धुआं वहां रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। वहां लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात जुट गई और टॉर्च की रोशनी में पानी की बौछार करती नजर आई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। बताया गया कि 2015 में भी इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से करीब 65 लाख एकड़ जंगल जलकर राख हो गया था। इस बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में एक इमारत में लगी आग से पूरे वियतनाम में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग इतनी भयंकर थी कि उसकी चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। वहां से आई तस्वीरों में उस इलाके के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए भागते नजर आए। जिस 9 मंजिला इमारत में आग लगी वो एक तंग गली में मौजूद थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को उस इमारत पर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। वहां से रेस्क्यू का जो वीडियो सामने आया उसमें दमकल कर्मी उस बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकालते दिखे। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि आग लगने की वजह से उस इमारत में रहने वाले करीब 150 लोगों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन वक्त रहते दमकल कर्मी वहां पहुंच गए, जिन्होंने रात भर की कड़ी मेहनत के बाद उस आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि उस इमारत से 70 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। उधर चीन के एक फैसले ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि चीन ऐसा पहला देश बन गया जिसने तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोल दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने से पहले ही दुनिया के कई देशों ने वहां से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, लेकिन चीन ने अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करने के लिए वहां अपना राजदूत नियुक्त कर दिया, जिसने काबुल पहुंचकर तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। माना जा रहा है कि चीन तालिबान से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि आरोप है कि तालिबान के लड़ाकों की मदद से ही टीटीपी ने पाकिस्तान में चीन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अनुमान लगाया गया कि इसी समस्या से निपटने के लिए चीन ने काबुल में अपने दूतावास के दरवाजे खोल दिए, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश में लगा है और उसे ये उम्मीद है कि चीन का उसके देश में दूतावास खोलना उसके लिए मददगार साबित होगा। इधर शेयर बाजार में एक बार फिर रिकॉर्ड बन गया जब निफ्टी पहली बार 20,000 के स्तर के पार बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स भी 245 अंक बढ़कर बंद हुआ, जिसकी वजह से सेंसेक्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। बाजार की तेजी को महंगाई से मिली राहत और औद्योगिक उत्पादन में उछाल के आंकड़ों से भारी सपोर्ट मिला, जिससे सेंसेक्स 245 अंक बढ़कर 67,466 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 76 अंक चढ़कर 20,070 के स्तर पर बंद हुआ। उधर रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। करीब 1.5 महीने पहले भी रूस का एक लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के दौरान अजोव सागर में क्रैश हो गया था, लेकिन अब जो फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ वो रूस के वोल्गोग्राद में ट्रेनिंग कर रहा था। इसीलिए रूस के मीडिया ने इस हादसे के पीछे यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई, क्योंकि रूस के वोल्गोग्राद से यूक्रेन के लुहांस्क की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार को बनाने का दावा किया था, जो 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने वोल्गोग्राद में हुए विमान हादसे के पीछे यूक्रेन की साजिश से इनकार कर दिया, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी नहीं बताया गया कि आखिर वो सुखोई Su-24 लड़ाकू विमान किस वजह से क्रैश हुआ। इतना ही नहीं, उस विमान में मौजूद पायलटों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बीच रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर एक बार फिर बड़ा हमला हो गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां सेवास्तोपोल में रूस की नौसेना के एक अड्डे पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में वहां 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और रात के वक्त रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों से पूरा इलाका दहल उठा। क्राइमिया के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने रूस के उस नौसेना अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलों से बमबारी की, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 24 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के एक युद्धपोत और एक पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम से दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को मार गिराया। सेवास्तोपोल में पिछले महीने भी भीषण ड्रोन हमले हुए थे। रूस ने उसके लिए भी यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया था। क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर सेवास्तोपोल उसके दक्षिण पश्चिम में काला सागर के किनारे पर है और वहाँ मौजूद रूस के अहम नेवल बेस की दूरी भी यूक्रेन से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जंग के बाद से ही सेवास्तोपोल यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। इधर पंजाब के तरन तारण से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 झपटमारों ने राह चलती एक लड़की पर हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात उस इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। वीडियो में दोनों में एक झपटमार उस लड़की से सरेआम छीना झपटी करता नजर आया, जबकि इससे पहले अपने साथ होने वाली अनहोनी से अनजान वो लड़की आम दिन की तरह ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। वो अपनी एक सहेली के साथ एक गली से गुजरती दिखी, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार वो मुंह ढके झपटमार आ धमके। गली में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पीछे बैठा झपटमार मोटर बाइक से उतरकर लड़की पर टूटी पड़ा। उसने लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। वहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। शहीद होने वाले अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो वहां के एक इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तभी आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। एक रोज पहले राजौरी में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए थे। अनंतनाग और राजौरी दोनों जगह आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है और राजौरी में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहां बाकी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 ऑफिसरों को खोया गया है और 2 उसमें आर्मी के ऑफिसर हैं, एक पुलिस का ऑफिसर है, लेकिन ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में, यहाँ पे हम इस वक्त हैं, ये कुकरना का एरिया है जो स्पॉट से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त खड़ा हैं और यहाँ पर ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली, आर्मी और पुलिस यहाँ पे पहुंची और उसके बाद मिलिटेंटों ने गात लगाकर हमला किया, जिसमें तीनों फौज के 2 अफसर और पुलिस का एक अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बाद में वो जख्म किताब ना लाकर चल बसे हैं। और अभी पुलिस के जो ऑफिसर हैं, डीएसपी, उनकी बॉडी जो है रिट्रीव कर दी गई है और ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर पहुंची कि फौज के 2 ऑफिसर और पुलिस का एक ऑफिसर जख्मी हो गया है, तो उसके बाद जीओसी यहाँ पे खुद आए, डीजीपी खुद आए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो सीआरपीएफ हैं वो यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन को बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। जो इर्द गिर्द मेरे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे इस वक्त आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है और उन मिलिटेंटों को ढूंढा जा रहा है बड़े पैमाने पे जो यहाँ छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट इसमें शामिल है। शुक्रिया रिफत आपका। और वहां बाकी आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे रिफत ने बताया, सुरक्षा बल के जवानों ने भी वहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और ढेर किए गए आतंकियों के कब्जे से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इनमें राइफल, बड़ी संख्या में मैगजीन, हैंड ग्रेनेड, दवाएं, खाने पीने का सामान और कई छोटी पर्चियां में मिली जिनमें आतंकियों के सीक्रेट कोड लिखे होने की खबर है। अनंतनाग के जंगलों में खराब मौसम का फायदा उठाकर छिपे आतंकियों के खिलाफ सोमवार को ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन में सेना के एक कर्नल और मेजर के अलावा एक राइफलमैन के शहीद होने की खबर आई। वहीं पुलिस के एक डिप्टी एसपी भी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। इसके अलावा सेना की एक टीम की अगुवाई कर रहे एक ट्रेंड कुत्ते की भी मौत हो गई। जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की जरूरत पड़ने लगी। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए गए और खबरों के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे जो घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक ढेर किए गए दोनों आतंकियों को 7 सितंबर से ही ट्रैक किया जा रहा था। और जैसे ही अनंतनाग में हलोरा नाम के गांव में आतंकियों की लोकेशन का पता चला, उन्हें घेरने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खराब मौसम का फायदा उठाकर आतंकी घने जंगलों के बीच छिपे हुए थे, इसीलिए वहां पहाड़ों पर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली रॉक क्लाइंबिंग टीम को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। रॉक क्लाइंबिंग टीम एक हेलीकॉप्टर के साथ मौके पर पहुंची और ऊंचाई से आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब चॉपर्स में टीम को लाया गया। ये रॉक क्लाइंबिंग की टीम है, ये यहाँ पे कमांडोज हैं, उनको अब लाया गया। ये पहाड़ों पे चढ़ेंगे। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली, जिसे लश्कर का ही मुखौटा माना जाता है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवान रवि कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। वो किश्तवाड़ जिले के रहने वाले थे और एक दिन पहले राजौरी में आतंकियों का सामना करने के दौरान रवि कुमार शहीद हो गए, जिसके बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के बीजेपी ऑफिस पहुंचते ही उन पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद भी वहां मौजूद नजर आए। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद से ही प्रधानमंत्री को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। पार्टी दफ्तर पर उनके स्वागत की तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं और बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जुटी। इस बीच खबर है कि G20 के सफल आयोजन के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई। और इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम का तालियों के साथ अभिनंदन किया। रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था। इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठक के दौरान दिल्ली में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
लेकिन इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हर जिले से उन पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने इस दौरान सबसे बढ़िया काम किया। सूत्रों के मुताबिक 450 पुलिसकर्मियों के साथ पीएम डिनर कर सकते हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान चीन के एक रहस्यमयी बैग की वजह से हड़कंप मच गया था। ये घटना 8 सितंबर को ताज होटल की बताई गई, जहां चीन के प्रतिनिधिमंडल को ठहराया गया था। लेकिन हंगामा तब हो गया जब चीन के एक अधिकारी ने अपने बैग की जांच करवाने से इनकार कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक वहां तैनात पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पर उस बैग की जांच करने पर अड़ गए थे। सूत्र बताते हैं कि चीनी अधिकारी के पास मौजूद उस बैग में एक अजीब सा डिवाइस देखने को मिला था, जिस पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ, जिसके बाद होटल में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने चीन के उस अधिकारी से बैग की जांच करवाने की बात कही, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चीनी डेलीगेशन के अधिकारी उसे अंदर ले जाना चाहते थे और चेकिंग के बिना उसे अंदर ले जाना चाहते थे। काफी देर तक पुलिस के अधिकारी चीन के उस अधिकारी को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उन्हें वापस चीनी दूतावास भेज दिया गया। पुलिस को उस बैग में जैमर होने का शक था। हालांकि बैग में कौन सा डिवाइस था, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ सकी। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की पुतिन से मुलाकात हुई। इससे एक दिन पहले किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे थे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन और पुतिन हथियारों की डील करने वाले हैं। और यही वजह रही कि किम और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें आते ही पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन पहले ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे किम अगले दिन रूस के वस्तोचनी स्पेसपोर्ट गए, जहां किम के स्वागत के लिए पुतिन खुद मौजूद थे। 4 साल बाद जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद पुतिन ने किम को रूस का वस्तोचनी स्पेसपोर्ट दिखाया। वस्तोचनी स्पेसपोर्ट रूस के अमूर रीजन के पूर्वी इलाके में है, जो रूस और चीन की सीमा के बहुत नजदीक और रूस के व्लादिवोस्तोक से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। एक दिन पहले किम अपनी स्पेशल ट्रेन से रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें भी आई थी। जिसके बाद खबर आई कि पुतिन ने सैटेलाइट तकनीक के मामले में किम जोंग उन की मदद करने का ऐलान कर दिया। यानी केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि रूस अंतरिक्ष में भी उत्तर कोरिया के साथ काम करेगा। और इसीलिए पुतिन ने किम को रूस का स्पेसपोर्ट दिखाया। ये दावा रूस की सरकारी एजेंसी ने किया और जानकारी दी कि स्पेसपोर्ट में मुलाकात के दौरान जब पुतिन से ये जगह चुनने की वजह पूछी गई तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि वो उत्तर कोरिया की सैटेलाइट तकनीक में मदद करेंगे, और इसीलिए उन्होंने किम से मुलाकात के लिए वस्तोचनी स्पेसपोर्ट को चुना। क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सैटेलाइट तकनीक में रुचि रखते हैं, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं, जिनमें किम बड़े ही ध्यान से रूस की रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक समझते नजर आए। किम के साथ रूस के दौरे पर उनकी बहन भी पहुंची, यानी ये तय था कि किम और पुतिन के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात होगी। रूस के ब्रेकिंग न्यूज है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र पर सूत्रों से पता चला है कि इस सत्र में संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 4 बिल भी सरकार के एजेंडे में हैं। माना जा रहा है कि कुछ और बिल भी इस सत्र में लाने के लिए जोड़े जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में आजादी के अमृतकाल पर, चंद्रयान की कामयाबी पर और G20 पर भी चर्चा कराई जा सकती है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो ये अहम एजेंडा हो सकता है सत्र का। देखिए बिल्कुल किशोर, संसदीय एजेंडा साफ कर दिया सरकार की तरफ से। जो संसदीय बुलेटिन आया उसमें साफ है कि जो पहला दिन होगा संसद का पहला दिन, उसमें संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की जो संसदीय यात्रा है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, यादें और सीख है, उस पर चर्चा होगी। और ये किशोर, आपको बता दूं न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि जो अभी तक का इतिहास संसदीय परंपराओं का रहा है, उसमें जो बिल आए उन पर चर्चा की जाएगी पहले दिन। उसके बाद नई बिल्डिंग में जो संसद की नई बिल्डिंग बनी है उसमें शिफ्ट किया जाएगा गणेश चतुर्थी के दिन। और कुछ अहम बिल हैं जो टेंटेटिव बिल हैं उनको भी इसमें सामने रखा गया है, जिसमें एडवोकेट बिल है, बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल बिल है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल भी है। इसके अलावा 1-2 बिल और महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो उसी दौरान सामने आएंगे, जिनको सरकार पेश करेगी। तो अभी उनका सामने आना बाकी है, लेकिन फिलहाल का एजेंडा साफ हो गया है संसदीय बुलेटिन से। जी शुक्रिया यतेंद्र आपका। उधर आर्मेनिया से बड़े तनाव के बीच अजरबैजान की सेना ने दुश्मन की मिसाइल को तबाह करने का अभ्यास किया, जबकि आर्मेनिया की फौज ही अमेरिका की सेना के साथ एक मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रही है। यानी जमीन विवाद को लेकर करीब 30 साल से लड़ रहे दोनों दुश्मन अपनी अपनी ताकत परखने में जुट गए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अजरबैजान के सैनिक एक टारगेट को दुश्मन मानकर मिसाइल दागते नजर आए और लॉन्चर से निकलते ही वो मिसाइल बिजली की रफ्तार से आसमान में पहुंच गई। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके सैनिकों ने बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने का अभ्यास किया। जिस बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागी गई उसे हवाई हमलों से निपटने वाला ब्रह्मास्त्र माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन के साथ साथ लड़ाकू विमान को भी हवा में ही मार गिराने में माहिर है। ऐसे में अजरबैजान की ये तैयारियां आर्मेनिया की परेशानी बढ़ा सकती है। इधर पंजाब के तरन तारण से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 झपटमारों ने राह चलती एक लड़की पर हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। वीडियो में दोनों में एक झपटमार उस लड़की से सरेआम छीना झपटी करता नजर आया।
जबकि इससे पहले अपने साथ होने वाली अनहोनी से अनजान वो लड़की आम दिन की तरह ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। वो अपनी एक सहेली के साथ एक गली से गुजरती दिखी, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर सवार वो मुंह ढके झपटमार आ धमके। गली में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पीछे बैठा झपटमार मोटर बाइक से उतरकर लड़की पर टूट ही पड़ा। उसने लड़की को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो लड़की जोर जोर से चीखती रही। उसने खुद को और अपने सामान को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिरकार उसके हाथ से मोबाइल फोन गिर ही गया और वो बदमाश उसे उठाकर रफू चक्कर हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक छात्र अपने साथ एक आदमी को लेकर आया जिसने स्कूल में मौजूद एक टीचर की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्कूल का वो छात्र अपने साथ उस आदमी को लेकर स्कूल के स्टाफ रूम में घुसता दिखाई दिया। इसके बाद जैसे ही उस छात्र ने इशारा किया, उसके साथ आए आदमी ने वहां कुर्सी पर बैठे टीचर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस बीच वो उस टीचर को मुक्के मारता दिखाई दिया, जबकि वहां बैठे बाकी टीचर बीच बचाव करते दिखे, लेकिन वो दूसरे टीचर को भी धक्के मारता नजर आया। इस दौरान वो फिर से उस टीचर के पास पहुंचा और उसे पीटना शुरू कर दिया। आरो 4 जনের উপরে ওরা প্রচন্ড মারধর করে, চড়াও হয় এবং ম্যাডামদেরও রিয়াক্ট করেনি, ম্যাডামদেরও মারতে যায়। बताया गया कि उस टीचर के क्लासरूम में उठक बैठक कराने की वजह से वो छात्र नाराज हो गया, जिसके बाद वो छात्र उस आदमी को लेकर स्कूल पहुंचा जिसने उस टीचर की पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के खिलाफ सभी टीचरों ने एक दिन के लिए हावड़ा के उस स्कूल को बंद कर दिया। इधर बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में गोलीबारी कर हड़कंप मचा दिया। इस घटना में एक कार सवार 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि उन बदमाशों ने उस कार को घेरने के बाद उसमें बैठे लड़कों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसकी वजह से उनमें एक लड़के के सीने में 2 गोलियां लगीं, जबकि दूसरा लड़का गले में गोली लगने की वजह से घायल हो गया। गोलीकांड के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। उनमें एक घायल लड़के ने बताया कि वो अपने साथी के साथ कॉलेज जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। हमको क्या पता कि मुझे पे अटैक करेगा। सूचना के बाद वहां पहुंची पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के खाली खोखे भी बरामद हुए। हम लोग CCTV प्राप्त किए हैं, उसकी पहचान और प्रयास करें। उन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन दोनों लड़कों को क्यों निशाना बनाया, इसकी वजह सामने नहीं आई। पुलिस ने CCTV तस्वीरों के जरिए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इस बीच खबर है कि संसद के नए भवन में विशेष सत्र से एक दिन पहले उसके गज द्वार पर ध्वजारोहण होगा। ये ध्वजारोहण राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम विशेष सत्र से एक दिन पहले 17 सितंबर को किया जाएगा। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत कर दी। इसके तहत गुजरात विधानसभा डिजिटल हो गई और विधानसभा का सत्र कागजी कार्रवाई से दूर हो गया। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हो जाने से वहां इस्तेमाल होने वाले कई टन कागज की बचत होगी। उधर राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने बीजेपी के अंदर गुटबाजी के आरोप लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुट्टों में बटी हुई है। खबर है कि कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि NIA ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारतीय दूतावासों पर हमला करने वाले 24 आरोपियों की पहचान कर ली। 19 मार्च को लंदन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय हाई कमीशन को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद NIA की एक टीम ने लंदन का दौरा कर हमले से जुड़े कई सबूत इकट्ठा करने का दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने भारतीय हाई कमीशन पर हमले के 5 वीडियो जारी कर लोगों से हमलावरों की पहचान करने की अपील की थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस दौरान 750 से ज्यादा फोन आए थे, जिनकी मदद से 15 हमलावरों की पहचान की गई। इसके अलावा 5 खालिस्तानी समर्थकों की भी पहचान करने का दावा किया जा रहा है, जिन पर 2 जुलाई को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हमले का आरोप है। इसी तरह कनाडा में भारतीय दूतावास को निशाना बनाने वाले 4 हमलावरों की भी पहचान की गई। सूत्रों के मुताबिक जिन 24 लोगों की पहचान की गई वो ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक हैं, जिसके बाद भारतीय एजेंसियां इन देशों से संपर्क कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गईं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने अफ्रीकी देश नाइजर में हिरासत में लिए गए अपने नागरिकों को छोड़ने की चेतावनी दे दी। नाइजर में हुए तख्तापलट के बाद वहां की सेना ने 8 सितंबर को फ्रांस के राजदूत समेत कई नागरिकों को हिरासत में ले लिया था, क्योंकि फ्रांस ने अफ्रीकी देश नाइजर से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नाइजर की सेना ने फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए कुछ रोज पहले उनके राजदूत समेत कई फ्रांसीसी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। 26 जुलाई से ही नाइजर की सत्ता पर वहां की सेना का कब्जा है और 1960 तक नाइजर पर शासन करने वाले फ्रांस के 1500 सैनिक अब भी वहां तैनात हैं, जिन्हें वहां से हटाने के लिए नाइजर की सेना साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। इधर इंडिया और भारत के नाम पर जारी विवाद के बीच लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट ने अपनी प्रीमियम सेवा डार्ट प्लस का नाम बदलकर भारत प्लस कर दिया। कंपनी ने इस फैसले को मील का पत्थर बताया और उम्मीद जताई कि इससे भारत में उसे फायदा पहुंचेगा। ब्लू डार्ट दक्षिण एशिया की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में एक मानी जाती है।
इस बीच आरबीआई ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटाने को लेकर नया नियम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लोन चुकाने के बाद किसी भी बैंक से प्रॉपर्टी के पेपर वापस लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। क्योंकि आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक 30 दिनों के भीतर अगर बैंक प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं लौटाएगा तो उसे 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शख्स पर एक लड़के को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़का दलित समुदाय का है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जे की वजह से उनके बीच विवाद बढ़ा था, जिसके बाद दलित समुदाय के लड़के के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश की तो मारपीट के बाद उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया। उन्होंने मारपीट की और मेरे मुंह पर और मुझे वहाँ बहुत मारा। पीड़ित लड़के की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कानून व्यवस्था पर सवाल किए। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान जबकि उनके एक फरार साथी को बाद में पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले शहर में हुई एक लूट की घटना के बाद पुलिस की टीम वहां गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और पुलिस ने दावा किया कि इस बीच लूटी गई उस कार के नंबर वाली गाड़ी सामने से आती दिखी, जिसे उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि वो कार सवार भागने लगे और उनका पीछा करने पर दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास उनसे मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, जबकि उनका एक साथी भाग निकला, जिसे बाद में गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया। एक बदमाश और जो भाग गया था उसे भी बाद में पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाश लोगों से लिफ्ट लेकर उन्हें लूट लेते थे। पुलिस ने इसी तरह एक दिन पहले शहर से लूटी गई उस कार को भी बरामद करने का दावा किया। उधर अमेरिका के ल्यूजियाना में एक स्कूल में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को दहला दिया। पुलिस के मुताबिक उस स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र हथियार लेकर स्कूल में घुसा और वहां उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पूरे स्कूल को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई और 2 छात्र घायल हो गए। आरोपी छात्र ने उस वक्त फायरिंग की जब कई छात्र क्लासरूम में मौजूद थे। फायरिंग के बाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहां पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और फायरिंग करने वाले उस छात्र को हिरासत में ले लिया। इस बीच पूरी दुनिया में बदनाम मेक्सिको के खूंखार ड्रग्स माफिया सरगना एल चापो की पत्नी को अमेरिका ने जेल से रिहा करने का फैसला ले लिया। 66 साल के एल चापो की 34 साल की पत्नी को 2021 में ड्रग्स तस्करी के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में घटा दिया गया और अमेरिका ने एल चापो की पत्नी एमा कोरोनेल को रिहा करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में जन्मी एमा कोरोनेल ने महज 18 साल की उम्र में खुद से 32 साल बड़े एल चापो से शादी की थी। वो ब्यूटी क्वीन रह चुकी है, मगर फिर वो अपने पति के ड्रग्स के धंधे से जुड़ गई और 2021 में अमेरिका की पुलिस के हत्थे चढ़ गई। एल चापो भी अमेरिका में कई टन ड्रग्स तस्करी के जरिए पहुंचाने के जुर्म में वहां उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, क्योंकि वो मेक्सिको में 2 बार जेल तोड़कर भाग चुका है। उधर जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने पर रूस बुरी तरह भड़क गया। उसने जापान पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा दिया और 2 टूक कहा कि जापान फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिव पानी छोड़कर समंदर के एक बड़े हिस्से को प्रदूषित कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस मुद्दे पर जापान को खूब खरी खोटी सुनाई। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट समंदर के करीब है और जापान सरकार ने प्लांट में जमा पानी समंदर में छोड़ने का फैसला किया, जिस पर चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और हांगकांग पहले ही भड़के हुए हैं। और यहाँ तक कि चीन और दक्षिण कोरिया में तो जापान के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि जापान सरकार का दावा है कि परमाणु प्लांट से छोड़े गए पानी से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में करीब 133 करोड़ लीटर पानी जमा है, जिसे धीरे धीरे समंदर में छोड़ने का प्लान जापान सरकार ने बनाया। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की राजधानी में हुई फायरिंग से पूरे देश में दहशत फैल गई। वहां एक आरोपी ने मेक्सिको सिटी के एयरपोर्ट के बाहर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि बाद में उस आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन फायरिंग के दौरान का जो वीडियो सामने आया उसमें उस एयरपोर्ट पर मौजूद लोग डरकर वहां बने काउंटर के पीछे छिपते नजर आए। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी एयरपोर्ट के कस्टम्स विभाग से सामान चुराकर भाग रहा था। ऐसे में जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई। वहीं फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। उस आरोपी को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नजर आई, जिसने थोड़ी ही देर में उस आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि इस घटना में उस एयरपोर्ट पर मौजूद किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में जेल पर ड्रोन से हमले का चौंका देने वाला मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते उस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जेल की छत के एक हिस्से पर उस ड्रोन को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। ऐसा लगा मानो तेज आवाज के साथ वहां कोई बहुत बड़ा बम फट गया। धमाके के बाद वहां कई फीट ऊपर तक धुआं उड़ता दिखा। विस्फोट की वजह से टिन से बनी छत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। ड्रोन हमले को नाकाम करने के बाद इक्वाडोर के कुछ पुलिसकर्मी जेल के उस हिस्से की घेरेबंदी करके जांच करते दिखाई दिए।
पुलिस के मुताबिक ये ड्रोन हमला जेल में बंद कुछ कैदियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। ग्वायाकिल की जेल में इक्वाडोर के कई बड़े गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों को बंद किया गया है। पिछले साल भी इस जेल में बंद कैदियों ने बवाल किया था, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जेल से भागे एक कैदी को पकड़ने की घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। हत्या के आरोप में जेल में बंद वो कैदी 2 हफ्ते पहले जेल कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कैदी को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें कई पुलिसकर्मी एक मकान की घेरेबंदी कर उस कैदी को पकड़ने की कोशिश करते दिखे। हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने उस मकान को चारों तरफ से घेर कर उस कैदी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो वहां से फरार होकर झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगा। बाद में उसे पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले गए। कैदी को पकड़ने वाली टीम के एक अफसर ने बताया कि वो कैदी उस मकान में घुसा और मकान मालिक की राइफल चुरा ली, यहाँ तक कि वहां फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर न्यूयॉर्क फैशन वीक के रैंप पर वॉक करने पहुंचे प्रदर्शनकारी का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें अपना विरोध जताने के लिए वो प्रदर्शनकारी किसी मॉडल की तरह रैंप वॉक करता दिखा। और इस दौरान वहां मौजूद दर्शक उसके लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि उस प्रदर्शनकारी की रैंप वॉक देखकर किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो एक मॉडल नहीं है। वीडियो में वो लड़का प्लास्टिक का एक बैग पहने नजर आया। इसके साथ ही उसने सिर पर एक कैप भी लगाई हुई थी, लेकिन जैसे ही उस शो के ऑर्गेनाइजर को इस बात का पता लगा, उन्होंने उसे पकड़ने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भेज दिया। इसकी जो तस्वीरें आई उनमें वो गार्ड उस लड़के को पकड़ने के लिए रैंप पर भागता दिखा। इस दौरान उस लड़के ने उसे धक्का मारकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो गार्ड नहीं रुका और उसे खींचकर वहां से ले गया। बताया गया कि वो प्रदर्शनकारी एक यूट्यूबर है और पेटा यानी पशुओं के अधिकार की रक्षा करने वाले एक संगठन से भी जुड़ा है। इधर केरल में निपा वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोझिकोड के बाद कई दूसरे जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। माना जा रहा है कि इस वायरस की वजह से कोझिकोड में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसे देखते हुए कोझिकोड जिले में कई कंटेनमेंट जोन बना दिए गए, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। केरल में निपा वायरस के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए बैन के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनवाया और साफ किया कि जिन्हें पटाखे जलाने हों वो उन राज्यों में जा सकते हैं जहां प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली सरकार ने पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया था। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इराक में लापरवाही बरतने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया। उन पर राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले के दौरान लापरवाही के साथ प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप लगे थे, क्योंकि स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमला बोल दिया था और वहां आग लगा दी थी। इस घटना के दौरान इराक के कुछ पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने और प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोप लगे थे। बाद में स्वीडन की सरकार ने इराक से नाराजगी जताते हुए उन पुलिस वालों पर कार्रवाई का दबाव बनाया था। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इराक की एक अदालत ने जांच के बाद 18 पुलिस वालों को स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले में लापरवाही बरतने का दोषी पाया और उन्हें 18 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल की सजा सुना दी। इस बीच फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने दावा किया कि इराक ने स्वीडन से सलमान मोमिका के प्रत्यर्पण की मांग की ताकि उनके खिलाफ इराक में इस्लामी कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। सलमान मोमिका इराकी मूल के हैं, जिन्हें स्वीडन में इस्लाम विरोधी के तौर पर देखा जाता है और उन पर जून में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान के अपमान का आरोप है। इस घटना के बाद स्वीडन को मुस्लिम देशों का विरोध भी झेलना पड़ा। स्वीडन के मुताबिक कुरान के अपमान के बाद इराक के लोगों ने बगदाद में उसके दूतावास पर 2 बार हमले भी किए थे, लेकिन अब फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने दावा किया कि इराक ने स्वीडन से सलमान मोमिका के प्रत्यर्पण की मांग की ताकि उन्हें इस्लामी कानूनों के तहत सजा दी जा सके। लेकिन दावा किया जा रहा है कि स्वीडन इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ धार्मिक ग्रंथों का अपमान अपराध नहीं है। हालांकि स्वीडन की सरकार धार्मिक ग्रंथों के अपमान के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। कुछ रोज पहले भी सलमान मोमिका ने कुरान का अपमान किया था, जिसके विरोध में स्वीडन के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। उधर पश्चिम एशिया के देश सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी से हड़कंप मच गया। वहां बिगड़ती अर्थव्यवस्था और महंगाई से परेशान लोग कई हफ्तों से राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान सीरिया के सुवेदा शहर में फायरिंग से दहशत फैल गई। गोलीबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें वहां लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी सुवेदा में वहां की सत्ताधारी पार्टी के एक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान वहां एक नेता ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना में 3 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आई। सीरिया में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता ने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए पिछले 3 हफ्तों से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी, जिसके मुताबिक खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां और स्तंभ मिले। प्राचीन मंदिर के ये सभी अवशेष मंदिर परिसर में ही सुरक्षित रखे गए हैं।
उधर अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी ने राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच का आदेश दे दिया। इस फैसले की वजह से आने वाले दिनों में बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि अमेरिका में अगले साल ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी संसद के स्पीकर ने बाइडेन के परिवार से जुड़े कारोबारी सौदों की जांच का निर्देश दे दिया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में एक महिला सांसद ने संसद के अंदर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संसद भवन के अंदर एक सांसद ने उनका यौन शोषण किया और विरोध करने पर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कैरेन एंड्रयूज नाम की पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आरोपी सांसद का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि संसद भवन में उनके साथ बैठे एक सांसद ने उनका यौन शोषण किया और अभद्र टिप्पणी की। ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कैरेन एंड्रयूज ने बताया कि देश की सबसे सुरक्षित जगहों में एक संसद भवन में अपने साथ हो रहे व्यवहार की वजह से वो बेहद असहाय महसूस कर रही थी। हाल ही में उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। इससे पहले लिडिया थॉर्प नाम की महिला सांसद ने जून महीने में डेविड बैन नाम के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस दौरान वो संसद भवन में रो पड़ी थी, जिसके बाद लिबरल पार्टी ने डेविड बैन को पार्टी से बाहर कर दिया था। उधर अमेरिका से आया एक वीडियो पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया, क्योंकि वहां से आए उस वीडियो में अमेरिका के एक पुलिसकर्मी ने पहले एक भारतीय मूल की महिला को कार से टक्कर मारी, फिर उसकी मौत का मजाक उड़ाता भी नजर आया। वीडियो 23 जनवरी का बताया गया, जो अब सामने आया है, जिसके करीब 9 महीने बाद ये जानकारी सामने आई कि उस पुलिस वाले ने सड़क पार कर रही उस महिला को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसकी मौत के बाद मजाक भी उड़ाया था। इस बात की जानकारी उस पुलिस वाले की वर्दी में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग से हुई, जिसमें वो फोन पर बात करता दिखाई दिया। But she is dead. इस वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी हंसते हुए किसी से उस महिला की मौत पर मुआवजे का चेक तैयार रखने की बात कहता दिखा। $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. वीडियो सामने आने के बाद जांच में पता चला कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था, आरोपी पुलिसकर्मी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा था, जिसका मतलब ये कि उसकी गाड़ी नियंत्रण से बाहर नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी उसने भारतीय मूल की जानवी कंडूला नाम की महिला को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इधर दक्षिण कोरिया के राजदूत ने अयोध्या के राम मंदिर को बेहद अहम बताते हुए उसके उद्घाटन समारोह में जाने की इच्छा जताई। उन्होंने दावा किया कि भारत के साथ दक्षिण कोरिया का ऐतिहासिक नाता है और इसीलिए उन्होंने राम मंदिर को दोनों देशों के लिए बेहद खास बताया। दक्षिण कोरिया के राजदूत के मुताबिक 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी की शादी उनके देश के राजा से हुई थी। उधर पाकिस्तान की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी। इमरान खान 5 अगस्त से ही पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है और कोर्ट के इस फैसले के बाद 26 सितंबर तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकती। इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल भेजा गया था। उन पर गोपनीय दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप है। इधर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला आयुष्मान कार्ड अब घर बैठे बन जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भव नाम का अभियान शुरू किया, जिसके तहत देश के अंतिम छोर पर बैठा शख्स भी आयुष्मान ऐप के जरिए आयुष्मान कार्ड बनवा लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि ये ऐप डाउनलोड करके घर बैठे आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। भले मिटा दो राह से, भले मिटा दो राह से, करो नेस्त नाबूद, फिर भी अपनी पर अड़ा जनता का ताबूत। 100 बात की एक बात कही निश्चल ने, हंसकर मिलते देख तू खुशमत हो यू पार्थ, इनके अपने स्वार्थ, उनके अपने स्वार्थ। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।